हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेलो शिक्षक। अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम देने चाह रहे हैं और अभी आज तक आपने एनईपी 2020 या एनईपी 2020 नहीं पढ़ा है तो आपकी तैयारी अभी अधूरी है, क्योंकि आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस जो लास्ट टाइम अगर आपने पेपर दिया होगा या देखा होगा प्रीवियस ईयर, तो उसमें भी और आने वाले एग्ज़ाम में भी आपको एनईपी मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति से 3 से 5 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो सीधे के सीधे क्वेश्चन यहीं से उठाए जाएंगे। इसलिए एग्ज़ाम देने से पहले ये वीडियो या फिर इस टॉपिक को कवर करके ज़रूर जाइए। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी क्लास राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 या फिर एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो उससे किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं और हमें उससे क्या क्या पढ़ना है, पहले हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे, फिर लास्ट में उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो पहला है हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए नई शिक्षा नीति 34 साल बाद बदलाव किए गए। इसका मतलब है कि आपकी जो लास्ट शिक्षा नीति आई थी ये तो 2020 में आई थी, इसके पहले जो आई थी वो 34 साल पहले आई थी। तो 34 साल पहले कब आई होगी? अगर हम देखें, अगर हमारी 1986 में आई थी इसके पहले, और अभी कितनी आई है 2020 में। अगर दोनों को माइनस करके देखिए, ये 0 था, ये 10 में से 6 गया, कितना बचा? 4 बचा। यहाँ पे 11 हो गया, एक यहाँ पे हासिल दे दिया, तो 11 में से 8 गया, 3 बचा, कितना? 34। तो कितने साल बाद हमारी एनईपी आई है? 34 साल बाद। अगर आप कंफ्यूज भी हो जा रहे हैं तो अगर आपको लास्ट पॉलिसी याद है कब आई थी और अभी कब आई है, अगर आपको याद है तो आप उसको माइनस करके निकाल सकते हैं, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा कि कितने साल बाद एनईपी या फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आया है क्रांति लाने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में। तो आपका आंसर हो जाएगा 34 साल बाद, क्योंकि लास्ट हमारी आई थी 1986 और अभी आई है आपकी 2020 में। नेक्स्ट है हमारा नई शिक्षा नीति इसरो के पूर्व चीफ डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में तैयार की गई। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या बन रहा है कि जो एनईपी या फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अध्यक्षता कौन की थी, उसके अध्यक्ष कौन थे 2020 के? तो उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका पॉइंट कि 34 साल बाद आया था और किसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, जो इसरो के पूर्व चीफ थे। नेक्स्ट है हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वर्ष 1968 और वर्ष 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी। यानी कि हमारी जो 2020 की शिक्षा नीति आई है वो भारत के आज़ादी के बाद की हमारी तीसरी शिक्षा नीति है। तो हमारी पहली, यहाँ पे प्रश्न बनता है कि पहली और दूसरी शिक्षा नीति स्वतंत्र के बाद कौन सी थी? तो हमारी जो पहली स्वतंत्र शिक्षा नीति आई थी वो थी हमारी 1968 में, और नेक्स्ट आई थी हमारी, पॉइंट टू पॉइंट नोट भी करते चलिएगा साथ में, ताकि आपको लास्ट जब क्वेश्चन करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और हमारी सेकेंड जो शिक्षा नीति आई थी हमारी वो थी 1986 में, और आपकी थर्ड कब आई है 34 साल बाद? 2020 में, 2020 में। तो देखिए, आपको यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि 19, कभी कभी पूछ लिया जाता है, आपने प्रीवियस ईयर में पूछा गया था कि 1968 की जो पॉलिसी आई थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उस समय प्रधानमंत्री कौन था? और वर्ष 1986 के समय प्रधानमंत्री कौन था और अभी 2020 में कौन था? तो हमारा पहला जो हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी स्वतंत्र भारत में, उसके जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो थी हमारी इंदिरा गांधी जी, और हमारा 1986 में जो हमारे पीएम थे वो थे राजीव गांधी, और हमारा 2020 में तो आप सभी को पता होगा कि कौन है, नरेंद्र मोदी जी। तो ये थे आपके 3 यहाँ पॉइंट बन गए, 3 क्वेश्चन बन गए। कौन से? कि स्वतंत्र भारत के बाद कितनी पॉलिसी आई? तो टोटल 3 आई। कौन कौन सी? 1968, 1986 और 2020। और तीनों के पीएम कौन थे? 1968 के पीएम थे हमारे इंदिरा गांधी, और हमारे 86 में पीएम कौन थे? राजीव गांधी, और हमारे 2020 एनईपी के पीएम कौन थे? नरेंद्र मोदी जी। तो यहाँ से ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। एनईपी 2020 के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर जीडीपी के 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। तो यहाँ पे आपका नया क्वेश्चन बनेगा कि जीडीपी का कितना परसेंट केंद्र या सेंट्रल या स्टेट सरकार के निवेश का लक्ष्य रखा जाएगा? तो आपको याद रखने का कि जीडीपी का 6% लक्ष्य है इनका, कि जो स्टेट
और हमारा जो केंद्र है वो दोनों मिलके अपना निवेश करेंगे। तो जीडीपी का कितना परसेंट? 6%। ये आपके बनेंगे 4 क्वेश्चन यहाँ पे। पहला क्या था, कितने साल बाद आया? 34 साल बाद। नेक्स्ट क्या था, इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। और नेक्स्ट क्या बना हमारी स्वतंत्र भारत की, और कितनी पॉलिसी आई? 3 पॉलिसी आई, एक 1968 में, एक 1986 में, और एक आपकी प्रेजेंट 2020 में। और नेक्स्ट हमारा था कि जीडीपी का कितना परसेंट निवेश करने का लक्ष्य था स्टेट और सेंट्रल का? वो 6% था। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, कैबिनेट द्वारा एमएचआरडी का नाम बदलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री करने की भी मंजूरी दी गई है। मतलब कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसे कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, का नाम बदलकर क्या रखा गया है? शिक्षा मंत्रालय। यानी कि अब जो एनईपी का कार्य है वो कौन करेगा? शिक्षा मंत्रालय। और एमएचआरडी को हटा के क्या नाम रख दिया गया? शिक्षा मंत्रालय, यानी कि एजुकेशन मिनिस्ट्री। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कैसे पूछेंगे कि एमएचआरडी या मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम क्या है, या शिक्षा मंत्रालय का पुराना नाम क्या था? तो आपको दोनों तरह से याद रखना, पुराना भी पूछ सकते हैं आपसे और पुराने से आपका नया भी पूछ सकते हैं। तो नया नाम क्या है हमारा? शिक्षा मंत्रालय। और पुराना क्या था हमारा? मानव संसाधन विकास मंत्रालय या मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ये था आपका नया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा, वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा। तो हमारा एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है? तो 2030 तक। दो जितने भी हमारे एनईपी के लक्ष्य है वो हमें कब तक प्राप्त करने? हमारे पीएम के हिसाब से 2030 तक हमको सारे लक्ष्य कंप्लीट करने, जो जो हमारे निर्धारित या बदलाव आए हैं उन सभी को 2030 तक हम कोशिश करेंगे कि पूरा लक्ष्य को पूरा किया जाए। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत या इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा। और नेक्स्ट, नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल को समाप्त कर दिया गया। तो यहाँ पे पूछा जाएगा कि नई शिक्षा नीति के तहत किस कोर्स को समाप्त कर दिया गया? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, एमफिल को यहाँ पे समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्या है हमारा, यह शिक्षा वर्तमान की 10+2 वाली स्कूली व्यवस्था को 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्रीय आधार पर 5+3+3+4 की नई व्यवस्था में करने की बात कही है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। आपसे पूछा जाएगा कि नया जो सूत्र है हमारी एजुकेशन पॉलिसी का वह क्या है, और आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे 2+3+5+6 या फिर ऐसे करके 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो आपको याद रखना है कि आपने अगर एग्जाम दिया होगा तो आपको पता होगा कि आपने 10+2 पढ़ा होगा। हाँ, आपको हाई स्कूल किया होगा 10 तक, उसके बाद आपने 11th-12th किया होगा, +2 आपने इंटर पास किया होगा। पहले हमारा ये सूत्र चलता था स्कूलों में, अगर आपको याद होगा। तो 10+2 की जो हमारी व्यवस्था थी, अब उसको 13 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए अब उसको हटा के क्या कर दिया गया है, 5+3+3+4। तो आपको याद रखना है ऑप्शन में क्या आएगा, आपको 5+3+3+4, मतलब एक बार 5, 2 बार 3 और 4 आपको याद रखना है। और इसको डिटेल में जानेंगे कि 5 और 3, 3, 4 क्यों किया गया है। तो पिक्चर से हम समझेंगे यहाँ पे। ये देखिए, पहले की हमारा जो पहले का व्यवस्था थी वो थी हमारी 10+2। बच्चा 6 वर्ष से 16 वर्ष तक 10th पास करेगा, और 16 के बाद 17-18 में वो हाई स्कूल 11th और 12th पास कर लेता था। 18 तक वो अपना इंटर पास कर लेता था। लेकिन अब जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें बदलाव कर दिया गया है। तो उसमें बदलाव क्या आया है कि इन्होंने 4 स्टेप्स में कर दिए हैं कि पहले आपको 5 वर्ष आपको कैसे पढ़ना है, फिर आपको 3 वर्ष कैसे पढ़ना है, फिर 3 वर्ष कैसे पढ़ना है, फिर लास्ट के 4 वर्ष कैसे पढ़ना है। तो देखिए, पहले हमारे जो 5 वर्ष हैं उसमें उन्होंने बताया है फंडामेंटल स्टेज है जिसमें हमारे 5 है। इसमें मल्टी लेवल प्ले होगा, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी। यहाँ पे ये जो हमारी है ये एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, और हमारे ये 5 भी हमारे 2 पार्ट में बटे हुई हैं। ध्यान से देखिएगा कि 5 में कैसे इन्होंने 2 पार्ट में बांटे हैं कि जो हमारे 3 वर्ष के बच्चे होंगे, 3 से 6 वर्ष के बच्चे, वो आंगनबाड़ी में पढ़ेंगे या तो प्री स्कूल या बालवाड़ी में पढ़ेंगे। उसके बाद जो 6 से 8 साल के बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, वो क्लास 1 और क्लास 2 में जाएंगे। तो ये हमारे 5 साल आपके बच्चे के ऐसे ही हो गए कि
किस उम्र से? 3 साल से लेकर 8 साल तक। वो 5 साल कैसे पढ़ेगा? शुरू के 3 साल आंगनबाड़ी या प्री-स्कूल में पढ़ेगा, उसके बाद जब 3 साल उसके बाद कंप्लीट हो जाएँगे, तब वो फर्स्ट और सेकंड में होगा, तब उसके 5 साल शुरू के कंप्लीट हो जाएँगे। फिर आता है 3 साल, फिर नेक्स्ट 3 साल में उसको क्या करना है? वर्ष कक्षा 3 से 5 के लिए जब वो 8 साल वहाँ उसके कंप्लीट हो जाएँगे, 8 साल का हो जाएगा, तो 8 से 11 साल में 3 साल उसको क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 पढ़ेगा। ये क्या है? प्रीपेरेटरी स्टेज, यानी पढ़ाई खेलकूद से जुड़ी खोज-परख, एक्टिविटी बेस्ड और इंटरैक्टिव लर्निंग। ये यहाँ पे क्लास सेकंड स्टेज पे दिया जाएगा। थर्ड स्टेज हमारा क्या है? 3 वर्ष के लिए क्लास 6 से 8 तक पढ़ेंगे बच्चे, मतलब उनकी उम्र क्या होगी? 11 से 14 वर्ष की। और उसमें क्या होगा? ये मिडल स्टेज होगा, जिसमें मैथ्स, साइंस, आर्ट, सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज़ में एक्सपेरिमेंट और बेस लर्निंग होगी। ये हमारी हो जाएगी थर्ड। फिर आपके बचते हैं लास्ट के 4 साल। इन 4 साल में कैसे बच्चों को पढ़ाना है? कि ये कक्षा क्लास 9 से 12 तक होगा। इसमें कोई 10+2 वाला कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे आपको सीधे 9 से 12 तक पढ़ना है, 14 से 18 वर्ष तक। और ये हमारी सेकेंडरी स्टेज होगी, ये फोर्थ स्टेज होगी। इसमें क्या होगा? मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडी, क्रिटिकल थिंकिंग पर जोर, विषयों के चयन में लचीलापन और बच्चों की रुचि को महत्व दिया जाएगा। ये था हमारा नया ढांचा जो तैयार हुआ है 5+3+3+4 में। 5 को भी 2 पार्ट में बच्चे पहले 3 साल प्राइमरी में पढ़ेंगे, फिर फर्स्ट सेकंड पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट 3 साल वो अपना थर्ड 4 5 पढ़ेंगे, फिर 6 7 8 पढ़ेंगे और लास्ट में जो 4 साल होंगे वो 9 to 12 पढ़ेंगे। ये याद रखिएगा, आप बस सूत्र याद रखिएगा। 5+3 का इतना डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, बस आपसे पूछा जाएगा कि नई शिक्षा नीति का सूत्र क्या है, तो हमारा 5+3+3+4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा। इस नीति के आधार के सिद्धांत क्या है? संरचनात्मक समझ, मतलब कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। बच्चों को जोर देना कि आप समझ के पढ़िए, ना कि रटन पद्धति और केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई पर। कि बच्चों को अब जो पढ़ाई दी जाए वो बच्चों को समझा कर या बोला जाए कि जो चीज़ जितना पढ़ो आपको उतना समझ में आना चाहिए, ना कि आप उतना पढ़ो कि आप एग्जाम में पास हो जाओ। पहले क्या अभी भी कहीं कहीं होता है या बच्चों में होता है कि वो पढ़ लेते हैं, एग्जाम में पास हो गए, बस भूल गए, उनका काम हो गया कि हमारे एग्जाम में मार्क्स आ गए, हम पास हो गए। नहीं, आपको ऐसा पढ़ना है कि आपके वो काम आए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। आपको रटना नहीं है, कि एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना, आपको अपने लिए पढ़ना है। चीज़ों का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपके आगे जब भी आपकी क्लास आगे क्लास में जाएंगे तो वो चीज़ आपका बेस बहुत अच्छा होगा, तो आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी होगी। तो इन्होंने इसी सिद्धांत पे आधारित अपनी एनईपी बनाई है कि बच्चे कंसेप्ट पे ध्यान दें, ना कि रटने पे, और ना ही यह सोचकर कि पढ़ाई पे हमें फोकस करना है कि एग्ज़ाम में हमें पास हो जाना है बस इस बार। तो ये थी पहली इनकी सिद्धांत। नेक्स्ट उन्होंने क्या बताया है कि बहुभाषिकता और विविधता को प्रोत्साहन देना, क्योंकि बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। क्योंकि चीज़ें बहुभाषिकता में होगी और बच्चे अलग-अलग क्षेत्र से होंगे, या चीज़ें उनकी लैंग्वेज अलग होगी, या उन्हें किसी लैंग्वेज ज़्यादा समझ में आ रहा होगा, तो बच्चों को सिखाने में और सीखने में आसानी होगी। इसीलिए इन्होंने बहुभाषिकता पे फोकस किया है, बोला है कि बहुभाषिकता पे ज़्यादा लाभ होगा, बच्चों को प्रोत्साहन देना है उसमें। नेक्स्ट कहा है सीखने के लिए सतत मूल्यांकन, यानी कि कंटिन्यूअस वैल्यूएशन पर जोर देना, ना कि साल के अंत में होने वाली परीक्षा को केंद्र में रखकर शिक्षण हो। और मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना भी है। यहाँ पे कहा है कि कंटिन्यूअस मूल्यांकन या फिर सतत मूल्यांकन या कंटिन्यूअस वैल्यूएशन पर जोर देना, कि बच्चे के समय समय पर उनके ज्ञान को चेक करते रहना कि बच्चों को जितना पढ़ा है या बच्चों को जितना पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आ रहा है या नहीं। ना कि पूरा साल पढ़ा दिया और साल के अंत में एक बार एग्ज़ाम ले लिया कि बच्चे ने पूरा साल पढ़ा है, अब उसकी एग्ज़ाम ले लिया, बच्चा पास हो गया और नेक्स्ट क्लास में चला गया। इस पे फोकस ना करके उन्होंने फोकस किया नई पॉलिसी पे कि बच्चों को जितना पढ़ाया जाए, मान लीजिए 2-3 दिन पढ़ाया गया, उसके बाद चौथे दिन बच्चों से टेस्ट लिया जाए, या उनसे किसी भी तरह खेल के ज़रिए, जैसे विवाद में, भाषा विवाद में, या कोई टॉपिक दे दिया जाए, उस पे चर्चा किया जाए। इस तरह के खेल से भी बच्चों का ज्ञान चेक करें कि बच्चे ने जितना पढ़ा है उसको समझ में आ रहा है या नहीं। तो ये चीज़ों पे फोकस किया गया है, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया में बहुत हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है हमारा
छात्रों की प्रोग्रेस के मूल्यांकन इवोल्यूशन के लिए परख नामक एक नए नेशनल असेसमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी। नई पॉलिसी में बोला है कि एक परख नाम का सेंटर बनेगा जो बच्चों का मूल्यांकन करेगा कि छात्रों के प्रोग्रेस में कितनी मदद मिली है, या बच्चे ने कुछ सीखा है या उन्होंने कुछ नहीं सीखा, उनका ज्ञान कितना बढ़ रहा है, या उनको जो स्तर में पढ़ाया जा रहा है वो हेल्पफुल है या नहीं। तो एक परख नाम का सेंटर होगा जो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेगा। नेक्स्ट क्या है, बच्चों के शिक्षा का माध्यम कम से कम क्लास 5th या क्लास 8th या उससे आगे तक भी घर की मातृभाषा स्थानीय भाषा होगी। इसमें बताया कि फिर क्लास 5th तक, कम से कम क्लास 5th तक या क्लास 8th तक या आगे तक भी जो हमारी बच्चों की मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा है उसमें ही ज्ञान दिया जाए, ताकि बच्चे और अच्छे से सीख सके और उनको और अच्छी समझ हो सके। तो इसमें मातृभाषा, आपने देखा होगा नई पॉलिसी में मातृभाषा या भाषा पे ज़्यादा फोकस किया गया है कि बच्चों को क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा से जोड़कर पढ़ाया जाए, ताकि बच्चे की जो समझ है, क्योंकि बच्चा कहीं और क्षेत्र से आया और आके यहाँ पे दूसरे क्षेत्र में पढ़ रहा है, तो उसको थोड़ा-सा सेट होने में या सेटल होने में टाइम लग जाएगा, क्योंकि उसको समझने में बच्चे को टाइम लगता है। और वो जब दूसरे लैंग्वेज में पढ़ेगा तो बाकी बच्चे तो समझ में आ रहा है, क्योंकि वो इसी क्षेत्र से बिलॉन्ग करते हैं। लेकिन जो नए क्षेत्र से आया उसको सीखने में टाइम लग जाएगा, तो सामान्य से भी पीछे रह जाएगा। तो बच्चों को बराबर स्तर से पढ़ाना है, इसलिए बच्चों को जिस क्षेत्रीय लैंग्वेज में समझ में आ रहा है बच्चों को उसमें भी समझाना जरूरी बोला गया है यहाँ पे। तो याद रखिएगा कि मातृभाषा से जोड़कर पढ़ाना है बच्चों को। नेक्स्ट है, राज्य विशेष रूप से भारत के अलग अलग राज्यों में 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को अपनाएं। त्रिभाषा सूत्र भी कहते हैं उसको। इस फॉर्मूला में लचीलापन रखा जाए। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में दूसरी भाषा का अध्ययन, जैसे संस्कृत, रखा जाएगा। तो यहाँ पे त्रिभाषा सूत्र पे भी फोकस किया है कि हमारी एक होती है ऑप्शनल लैंग्वेज भी रखेंगे संस्कृत, और एक आपका होता है मातृभाषा। तो यहाँ पे त्रिभाषा सूत्र पर फोकस किया गया है। तो याद रखिएगा, अगर पूछा जाए किस चीज़ पे फोकस किया गया है, तो यहाँ पे त्रिभाषा सूत्र पर फोकस किया गया है। और एक अलग से इन्होंने कहा है कि विकल्प होगा संस्कृत लैंग्वेज का, जिससे बच्चे उससे भी पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार भारत सरकार की एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल इस बात पर बल देती है कि विद्यार्थी अधिकांश रूप से प्रमुख भारतीय भाषाओं के उल्लेख एकता के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के बारे में बोला गया है कि बल दिया गया है कि भाषाओं को, भारतीय भाषाओं के उल्लेख की एकता के बारे में सबको ज्ञान दिया जाएगा या सब उसके बारे में जानेंगे। तो याद रखिएगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल इस बात पर बल देती है कि विद्यार्थी अधिकांश रूप से प्रमुख भारतीय भाषाओं की उल्लेखनीयता के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट कहा गया है, कक्षा 6 के लिए एक अतिरिक्त भाषा के रूप में, यानी कि शास्त्रीय भाषा, क्लासिकल लैंग्वेज कौन कौन सी हमारी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़ीसा, पाली या फारसी आदि का अध्ययन भी कराया जाएगा, जो कक्षा 6 के लिए होगा, कि वो अपनी एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज भी सीख सकते हैं, ताकि उनके सीखने की क्षमता में बढ़ोतरी हो या उनका ज्ञान अच्छा हो जाए, कि उनके पास एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज भी है जो उन्होंने सीखी है। तो ये कौन सी हो जाएंगी, इनमें से तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़ीसा, पाली या फिर फारसी, ये हमारी क्लासिकल लैंग्वेज है। तो ये क्लासिकल लैंग्वेज कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कौन कौन सी हमारी शास्त्रीय भाषा है 30 सूत्र में। तो शास्त्रीय भाषा में ये भाषाएं भी आप याद रखिएगा, और या ये भी याद रखिएगा कि कक्षा 6 तक के लिए अतिरिक्त भाषा के रूप में ये अध्ययन के लिए यूज होगा। नेक्स्ट है हमारा, माध्यमिक स्तर पर एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में विदेशी भाषा, कोरियन, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन या स्पेनिश या पुर्तगाली और रूसी का भी अध्ययन करा जाएगा, कि बच्चों को एक माध्यमिक स्तर पर जब आ जाएंगे तो एक विदेशी लैंग्वेज भी उनके अंदर ऐड किया जाएगा, कि वो बच्चे इनमें से कोई भी लैंग्वेज अगर सीखना चाहें तो अपने हिसाब से वो चुन सकते हैं और उस पर अध्ययन कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आपको इतनी चीज़ें, आपकी नई चीज़ें ऐड हुई हैं और तरह तरह की, जो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आगे मिलेगी इस सब चीज़ों का। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा, हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं, रचनात्मकता और तार्किक सोच, नवाचार या समालोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग की पहचान करना और उनके समग्र विकास के लिए प्रयत्न करना या कोशिश करना। तो बच्चों की जो क्षमताएं हैं, बच्चों के कितने अंदर क्षमता है सीखने का, प्रोत्साहित करना, या उनकी जो सोच है, उनकी तार्किक क्षमता है, इन सब चीज़ों को पहचानना, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग को पहचानना, और उस सबको पहचान कर और बच्चों का स्तर जानकर उसके हिसाब से उनके विकास में उनकी हेल्प करना या कोशिश करना या प्रयत्न करना, ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं।
नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा। मतलब समावेशी शिक्षा क्या होती है हमारी? इंक्लूसिव एजुकेशन, सभी के लिए अधिगम, सभी के लिए समान अधिगम, विशिष्ट हो या समान बच्चा हो, सभी के लिए एक ही कक्षा, एक ही छत के नीचे शिक्षा देना ही हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन या समावेशी शिक्षा कहलाता है। तो एनईपी में क्या कहा गया है कि क्लास 6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर लिया जाएगा और इसमें इंटर्नशिप की व्यवस्था भी की जाएगी। आने वाले टाइम में बहुत अच्छा बदलाव है, बहुत ही एजुकेशन में जो भी चेंजेस आए हैं और जो भी एडिशन हुआ है, बहुत ही सोच समझ के हुआ है। जो आगे आने वाले समय में जितनी तरक्की हो रही है, जितना बच्चों का माइंड डेवलप हो रहा है, गैजेट्स और ये सब चीज़ों को लेकर, उनके लिए ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट आगे देखेंगे क्या है, दिव्यांगन अधिकार नियम। यहाँ पे गा को सही कर लीजिएगा, यहाँ पे लिखा है अधिकार नियम अधिनियम 2016 आरपीडब्ल्यूडी या समावेशी शिक्षा को एक ऐसी व्यवस्था के रूप में डिफाइन करता है जहाँ सामान्य और दिव्यांग सभी बच्चे एक साथ सीखते। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि दिव्यांगन अधिकार अधिनियम 2016 यानी आरपीडब्ल्यूडी एक्ट कब आया था? तो आरपीडब्ल्यूडी याद रखिएगा, जो एक्ट आया था 2016 में आया था। और ये क्यों लाया गया था कि जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं, जिनको भी कहा जाता था पहले विकलांग है या इनकी विकलांगता को बोला जाता था, तो वो वर्ड इस्तेमाल ना करके, क्योंकि वो वर्ड ऐसा था तो बच्चों की कमी दिखाता है कि आप इस चीज़ से विकलांग है या आप चीज़ नहीं कर सकते, तो उनको विकलांग ना बुलाकर उनको दिव्यांगन अधिकार अधिनियम के तहत उनको दिव्यांग वर्ड से बोला गया था। तो ये हमारा 2016 में हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी के तहत ये एक्ट आया था। तो दिव्यांगन अधिकार अधिनियम 2016 में यह समावेशी शिक्षा को एक ऐसी व्यवस्था के रूप में डिफाइन करना जहां समान बच्चे और दिव्यांग बच्चे दोनों एक ही साथ समान शिक्षा प्राप्त कर सके। ये एक एक्ट आया था हमारा 2016 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? नेक्स्ट है हमारा पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को प्रत्येक सब्जेक्ट में कम करके इसमें बेहद बुनियादी चीज़ों पर केंद्रित किया जाएगा, ताकि आलोचनात्मक चिंतन, खोज, अन्वेषण आधारित चर्चा आधारित या विश्लेषण आधारित अधिगम पर जरूरी ध्यान दिया जाए। जो बुकिश लैंग्वेज है या बुकिश चैप्टर है उस पर ज़्यादा फोकस ना करके, उसका बोझ बच्चों का कम करके, उनको जो इनकी चिंतन है, तार्किक चीज़ें या खोज है, वो अपने से चीज़ें सीखे, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा, यानी कि करके सीखे, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया गया इस नीति में। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्या बोला गया है, राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तकें स्कूल के करिकुलम में कमी, लचीलापन और रट कर सीखने की बजाय रचनावादी सीखने के तरीके पे जोर देने के साथ साथ उस स्कूल की नेशनल टेक्स्ट बुक में भी बदलाव होने चाहिए। जो बच्चों को रटन व्यवस्था थी, पहले बच्चों को रटा दिया जाता कि इतना रट लो, आपको एग्जाम में पास होना है, तो उन सब चीज़ों को फोकस ना करके बच्चों को करके सीखने पे ज़्यादा फोकस किया गया है। उनकी जो नेशनल टेक्स्ट बुक हैं उनमें भी बदलाव लाया जाएगा, ताकि इन सब चीज़ों से बच्चे थोड़ा सा हट के अपने साथ चीज़ों को अपडेट करें। नेक्स्ट क्या है हमारा, ECCE यानी अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन में मुख्य रूप से लचीली बहुआयामी, खेल आधारित, गतिविधि आधारित या खोज आधारित बहुआयामी और बहुस्तरीय शिक्षा को शामिल किया गया है। ECC होता है हमारा अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन। कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा अगर पूछा जाए ECCE क्या है, तो ECC हमारा है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो इसमें मुख्य रूप से लचीली बहुआयामी, खेल आधारित गतिविधियां या खोज आधारित या बहुआयामी या बहुस्तरीय शिक्षा को शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट है स्कूल तैयारी मॉड्यूल, एक 3 महीने का प्ले आधारित मॉड्यूल है जो NCERT और SCERT द्वारा उन बच्चों के लिए बनाया जाएगा जो क्लास 1 में एडमिशन लेने के कुछ ही हफ्ते फर्स्ट बाद अपने सहपाठियों से पिछड़ जाते हैं। तो ये स्कूल तैयारी मॉड्यूल है, जैसे बच्चे एडमिशन लिए और कुछ हफ्ते बाद लेट हो गए या फिर वो आए नहीं और वो पिछड़ जाते चीज़ों में, तो उनके लिए 1 महीने का ये प्ले आधारित मॉड्यूल है, ताकि वो उस चीज़ में सीख सके और उन बच्चे जो पहले से ही पढ़ रहे हैं या एडमिशन से ही पढ़ रहे हैं उनके बराबर वो अपना एजुकेशन स्टार्ट कर सके। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, याद रखिएगा कि NCERT और SCERT मिलकर ये चीज़ें हमारा मॉड्यूल स्टार्ट करेगा कि स्कूल तैयारी मॉड्यूल जो बच्चों के लिए 1 महीने तक चलेगा, वो उन बच्चों के लिए जो क्लास 1 में एडमिशन के कुछ ही हफ्ते बाद अपने सहपाठियों से पिछड़ जाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति
नेक्स्ट है हमारा एनसीईआरटी और एससीईआरटी के मार्गदर्शन में राज्य और केंद्र यानी कि स्टेट और सेंट्रल शासित प्रदेश द्वारा सभी स्टूडेंट के स्कूल बेस्ड असेसमेंट के आधार पर तैयार होने वाले और पेरेंट्स को दिए जाने वाले प्रोग्रेस कार्ड को पूरी तरह से नया स्वरूप दिया जाएगा। यानी कि जो बच्चों को पेरेंट्स को जो रिपोर्ट कार्ड दिया जाता है उसमें भी बदलाव किया जाएगा एनईपी 2020 के तहत। तो जो ये काम कौन करेगा, एनसीईआरटी और एससीईआरटी के मार्गदर्शन में स्टेट और केंद्र दोनों मिलकर ये जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट होते हैं, पेरेंट्स को जो बच्चों का रिकॉर्ड दिया जाता है उसमें भी बदलाव किया जाएगा। तो याद रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। और लास्ट है हमारा एनईपी 2020 के अनुसार लर्निंग प्रयोगात्मक होना चाहिए, जिसमें स्वयं करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, और प्रत्येक सब्जेक्ट में कला और खेल को एकीकृत किया जाएगा। ये तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने पढ़ा भी होगा कि बच्चों पे अब रटन पे ना फोकस करके करके या खोज विधि पे ज़्यादा फोकस किया जाना है। तो ये भी कहा गया है कि लर्निंग अधिगम यानी प्रयोगात्मक होना चाहिए लर्निंग, और उसमें सचेत करके सीखे और उनको कला और खेल में भी एकीकृत करना चाहिए कि वो कला के क्षेत्र में भी माहिर हो जाए, खेल के क्षेत्र में भी, ताकि उनका मानसिक, शारीरिक सब तरह का विकास हो सके, मनोवैज्ञानिक भी। तो ये था हमारा एनईपी। तो आप इसको एक दो बार वीडियो को देख लेंगे तो इसमें ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है, क्योंकि आपको वो पॉइंट्स पढ़ने जिससे आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, ना कि आपको पूरे एनईपी को ही रटना है। इसमें बोला ना, रटने से कोई फायदा ना, आपको अच्छे टीचर बनने के लिए आपको ये पता होना चाहिए, पढ़ने से ज़्यादा आपको पता होना चाहिए कि हमें छोड़ना है, क्योंकि आपको उतना ही पढ़ना है जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, और और क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं ये इम्पोर्टेंट है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। तो ये हम अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आप खुद अपने आप को चेक करिएगा कि आपने अगर 5 से 10 मिनट इस वीडियो पे दिया है तो आपने उसमें से कितना सीखा है। अगर नहीं सीखा है तो फिर से पढ़िए, क्योंकि बार बार पढ़ने से आप ही को फायदा होगा, हमारा नहीं। तो इसलिए क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सकल नामांकन एनरोलमेंट अनुपात को बढ़ाकर 2035 तक कितना कर दिया जाए। जो हमारा एनरोलमेंट है स्कूल्स में जो बच्चों का, वो कितना हमारा 2035 तक बढ़कर हो जाना चाहिए, उनका उद्देश्य है जो लक्ष्य प्राप्त करना है। तो हमारा पहला ऑप्शन है 35%, सेकेंड 26.3%, थर्ड 50% या फोर्थ 40%। तो हमारा जो नामांकन है वो 2035 तक बढ़कर हमारा 50% कर दिया जाए, ये हमारा एनईपी 2020 का लक्ष्य है। तो याद रखिएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस प्रकार के शिक्षा शास्त्रों का प्रस्ताव रखती है। पहला परीक्षा केंद्रित, सेकेंड अध्यापक केंद्रित, या अधिगमकर्ता केंद्रित, या बहिष्कार केंद्रित। तो आपको पता है कि हमारा एनईपी 2020 फोकस करता है लर्निंग पर, कि आप करके सीखे। तो अधिगमकर्ता केंद्रित होनी चाहिए हमारी शिक्षा शास्त्रों का प्रस्ताव है ये। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर विशेष बल देती है। पहला विश्व स्तरीय आधारभूत संरचनाओं के विकास पर, सेकेंड 100% रोजगार देने के प्रबंध पर, या थर्ड मुफ्त शिक्षा देने के प्रबंध पर, या फोर्थ प्रत्येक बच्चे की सृजनात्मक क्षमता के विकास पर। तो हमें पता है कि एनईपी 2020 से सबसे ज़्यादा फोकस किया है कि बच्चों की तार्किक क्षमता या उनके सोचने की क्षमता या उनकी क्रिएटिविटी, और हर क्षेत्र में उनको मिलकर पढ़ाना या हर क्षेत्र में उनका ज्ञान देना, ये सब चीज़ों पे ध्यान दिया गया है। तो यहाँ पे उनको सिर्फ फोकस रोजगार पे तो दिया नहीं है, तो हमारा ऑप्शन थर्ड होगा नहीं। मुफ्त शिक्षा पे भी फोकस नहीं किया गया यहाँ पे, अभी आपने ये भी पॉइंट, मुफ्त शिक्षा पे पढ़ा ही नहीं होगा। और विश्व स्तरीय आधारभूत संरचनाओं के विकास पे भी हमें फोकस नहीं किया गया है। तो बच्चों की सृजनात्मक क्षमता यानी कि क्रिएटिविटी या इनोवेशन, नवाचार, इन सब चीज़ों को फोकस किया गया। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, कि प्रत्येक बच्चों की सृजनात्मक क्षमता के विकास पर बल देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किसी भी क्वेश्चन को ना करने से पहले अगर आपको आंसर नहीं पता है तो उसमें से आप छांटिए कि कौन सा आंसर हमने नहीं पढ़ा है, मतलब वो पॉइंट हमने क्वेश्चन अब डिटेल में पढ़ लिया हमने, और कौन सा पॉइंट अभी तक हमने उसे पढ़ा नहीं। और जहाँ पे आपको लगे कि हाँ मैंने पढ़ा है, इससे रिलेटेड पढ़ा है, तो वो ऑप्शन पे फोकस करिए और उसको दोबारा पढ़िए कि क्या ये आंसर हो सकता है। तो आपके तब आंसर ज़्यादा सही जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रारंभिक स्तर पर आकलन का क्या स्वरूप होना चाहिए। पहला रचनात्मक या नियमित, या सी सूचनाओं के मात्र ग्राहकशीलता पर केंद्रित, थर्ड शिक्षण अधिगम की उपयोगिता के अनुरूप। तो
रचनात्मक तो हमने पढ़ा था, नियमित भी होना चाहिए, लेकिन केवल या मात्र ग्राहकशीलता पर केंद्रित होना ये इम्पोर्टेंट नहीं है। और शिक्षण अधिगम की उपयोगिता के अनुरूप होना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो हमारा सी आंसर गलत हो जाएगा। हमारा सही कौन से हो जाएंगे? ए बी डी। तो हमारा ए बी डी कौन सा ऑप्शन में है? तो हमारा ए बी डी है हमारा ऑप्शन नंबर 4। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्योंकि आपके जो केवल और मात्र, अगर आपने कीवर्ड्स कहीं मेरे वीडियो पे अगर आपने पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, मात्र, केवल, भी या ही, ये सब कहीं ना कहीं गलत होते हैं हमारे सीडीपी या फिर हमारे क्वेश्चन जो पेडागोजी करते हैं उनके हिसाब से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 जैसी समकालीन नीतियां सीखने के किस शिक्षा शास्त्र को प्रभावित करती हैं? पहला शिक्षक केंद्रित, दूसरा अनुभवात्मक, तीसरा व्यवहारवादी या पाठ्य पुस्तक केंद्रित। तो हमें पता है समकालीन नीतियां सीखने के शिक्षा शास्त्र को अनुभवात्मक, यानी कि बच्चे अनुभव से या करके सीखने पर ज्यादा प्रस्तावित करती है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अब अनुभवात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अनुसार ईसीसी का पूर्ण रूप क्या है? अभी ऊपर हमने पढ़ा था ईसीसीई का पूरा नाम अर्ली चाइल्ड एंड केयर एजुकेशन। तो यहीं पे ये क्वेश्चन बन गया कि इसका पूरा नाम क्या है। तो देखिए, पहला है प्राथमिक कक्षा में देखभाल करने वाले बच्चे की शिक्षा, या बाल शिक्षा की प्राथमिक कक्षाएं, या बाल व्यवस्था की देखभाल के लिए शैक्षिक कक्षाएं, या बाल व्यवस्था की देखभाल और शिक्षा, या अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अभी पढ़ा था अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ईसीसी का ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नई शिक्षा नीति स्तंभों पर आधारित है। मतलब कि जो हमारी नई शिक्षा नीति है, यहाँ पे उन्होंने अपने एनईपी में स्तंभ भी बताए हैं जिसपे कि पूरा एनईपी आधारित है। तो वो कौन से कितने स्तंभ है? तो ऑप्शन 5, 4, 3 या 8। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 5 स्तंभ पर आधारित है हमारा एनईपी 2020। और ये भी देख लेंगे कि ये 5 स्तंभ कौन से, ताकि आपको एग्जाम में क्लियर रहे। तो ये 5 स्तंभ है हमारा, पहला है पहुंच, दूसरा है समता, तीसरा है गुणवत्ता, और चौथा है वहीनियता, और पांचवा है जवाबदेही। तो ये हमारे 5 हमारे जो स्तंभ है, इन्हीं स्तंभ पे हमारा एनईपी 2020 पूरा आधारित है। कि पहुंच पे उसके बच्चों के समता या समानता पर, उनके गुणवत्ता पे फोकस किया गया है, उनकी वहीनियता यानी 13 से 18 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अवसर मिले, और उनके जवाबदेही के लिए ये 5 स्तंभ पे पूरा एनईपी तैयार हुआ है। तो याद रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की किसकी सिफारिश करती है? बहुभाषावाद की, कि एक भाषावाद की, या पाठचर्या का मानकीकरण, या आकलन का मानकीकरण। तो हमने ऊपर पढ़ा था कि बहुभाषा में चीज़ों को सिखाया जाए, कि बच्चे अगर अलग क्षेत्र से भी है तो उनको भी उस चीज़ का लाभ मिले। तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, बहुभाषावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख रहे होंगे कि वीडियो को आपने एक ही बार पढ़ा, लेकिन आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो अगर आप 2 से 3 बार भी पढ़ लेंगे ना, तो आपका एनईपी 2020 बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और बिल्कुल आपको एग्जाम में के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम डैश होना चाहिए, विषय वस्तु अभिमुखी होना चाहिए, या पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना चाहिए, या प्रयोगात्मक होना चाहिए, या व्यवहारात्मक होना चाहिए। तो विषय पे आधारित नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसने कहा था कि विषय से बच्चों का चैप्टर या वो चीज़ें कम करनी चाहिए, और पाठ्य पुस्तक केंद्रित भी नहीं होनी चाहिए, और व्यवहारात्मक का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्रयोगात्मक, क्योंकि बच्चे करके सीखेंगे और तरह तरह से तरीके से सीखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? परीक्षा के लिए पढ़ना, या स्मरण आधारित शिक्षा, या अभ्यास और ड्रिल पर, या वैचारिक समझ पर। तो हमारा जो एनईपी 2020 है वो सबसे ज़्यादा जो फोकस करता है वैचारिक विधि पर, कि बच्चे की जो तार्किक क्षमता है उसके हिसाब से बच्चों को सिखाया जाए, नई भाषा जोड़ी जाए, विदेशी भाषा जोड़ी जाए, मतलब हर तरह से उन्होंने अपनी जो बेस्ट कोशिश कर सकते थे उन्होंने इस बार उन्होंने पॉलिसी में ऐड किया है। ये बहुत अच्छी चीज़ है और आगे आने वाले बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वैचारिक समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
मूल्यांकन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में छात्रों के लिए किस प्रकार का रिपोर्ट कार्ड प्रस्ताव किया गया है। अभी आप ऊपर पढ़ा था एनसीईआरटी और एससीईआरटी, जो बच्चों का प्रोग्रेस कार्ड है उसमें भी बदलाव लाएगा। तो यहाँ पे पूछा है कि रिपोर्ट कार्ड प्रस्तावित किया गया है कि उसमें किस प्रकार के बदलाव के लिए बोला गया है। तो रिपोर्ट कार्ड जो दूसरों की तुलना में छात्र के सापेक्ष प्रदर्शन को निर्देशित करता हो ऐसा होना चाहिए। यह सेकेंड वर्ष के दौरान कागज और पेंसिल परीक्षण में छात्रों के प्रदर्शन का रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए। या थर्ड, 360 डिग्री या बहुआयामी रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए। चौथा, योगात्मक एक आयामी रिपोर्ट कार्ड। तो हमारा पता है कि बच्चों की तुलना के लिए तो रिपोर्ट कार्ड बनता नहीं कि कौन सा बच्चा सबसे अच्छा या सबसे खराब है, तो पहला हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकंड हमारा कि कागज और पेंसिल की प्रयोगिता परीक्षण करके बच्चों को जज करना, ये भी नहीं होगा। और योगात्मक की साल के आखिरी में एक बार पेपर ले लिया और बच्चों को बता दिया कि आपने अच्छा किया कि खराब। इन्होंने बोला है कि सतत मूल्यांकन होना चाहिए, समय समय पर बच्चों का ज्ञान देखना चाहिए। तो फोर्थ हमारा गलत हो जाएगा। तो बचा हमारा थर्ड ऑप्शन, बच्चों का 360 डिग्री, मतलब उनका पूरा उनकी लाइफ का, उनके आने वाले फ्यूचर, उनके पूर्व सब कुछ चीज़ों का ध्यान रखे। 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट तैयार करना है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है। लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम के, या सेकंड बच्चों के केवल संज्ञानात्मक विकास से संबंधित पहलू, ये राष्ट्रीय पाठचर्या के मानकीकरण पर, या बच्चों के स्मरण कौशलों के मापन पे। तो हमें पता है पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम के बच्चों का स्तरीय और बहुआयामी, ये सब चीज़ों के जो वर्ड हैं आप देख कर ही बता सकते हैं कि अभी आपने ऊपर पूरा डिटेल में पढ़ा है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस उपागम के लिए शिक्षा शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है। संरचनावादी या व्यवहारवादी, सेकंड रटने पर आधारित या अवधारणात्मक समझ, या अन्वेषण आधारित अधिगम, ड्रिल और अभ्यास, अधिगम के लिए आकलन या अधिगम का आकलन। तो हमें पता है कि हमारे एनईपी में बोला गया है कि रटने पे फोकस नहीं करना है और बच्चों को करके सीखने पे ज़्यादा फोकस करना है। तो यहाँ पे जो अनुशंसा की गई है, मतलब जो बच्चों के लिए अच्छा नहीं कहा गया है, वो हमारा है सेकंड, रटने पर आधारित या अवधारणात्मक समझ। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों के मूल्यांकन में किन आयामों की प्रगति अद्वितीयता को शामिल करना चाहिए। पहला, संज्ञानात्मक सामाजिक या आध्यात्मिक, सेकंड संज्ञानात्मक या शारीरिक, थर्ड संज्ञानात्मक या भावात्मक या मनोज्ञानात्मक, फोर्थ शारीरिक क्रियात्मक या मनोवैज्ञानिक। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर 4, शारीरिक क्रियात्मक या मनोवैज्ञानिक, इन सब चीज़ों पर बल देना। तो नेक्स्ट हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है। पहला, विद्यालय की पाठचर्या की विषय वस्तु में कटौती, या विद्यालय की पाठचर्या में लचीलापन में वृद्धि, या थर्ड रटन अधिगम को महत्व देना, या फोर्थ विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना। तो हमें पता है कि एनईपी ने विद्यालय की पाठचर्या की विषय वस्तु में कटौती की थी। उन्होंने कहा था कि पाठ्य वस्तु या उनके विषय को कम करना चाहिए और लचीला बनाना चाहिए ताकि बच्चों को जोड़कर पढ़ाएं वास्तविक से। और सेकंड, विद्यालय की पाठचर्या को लचीलापन में वृद्धि, ये भी बोला गया है। और फोर्थ, विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना ताकि बच्चों की तार्किक चिंतन बढ़ सके और वो सृजनात्मक हो सके। तो उन्होंने रटने के लिए नहीं बोला है। तो हमारा गलत ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड। और हमारे सही क्या क्या है, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। तो फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ हमें किस ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर थर्ड। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। तो आज ये हमें क्वेश्चन करने में आपको आई होप ईजी लगा होगा पढ़ने के बाद। तो ये थी हमारी पूरी एनईपी की क्लास, और इतना ही अगर आप 1 से 2 बार पढ़ लेंगे तो आपका बिल्कुल सीटेट में एक भी क्वेश्चन एनईपी से गलत नहीं होगा, और 4 से 5 क्वेश्चन आपके समझ लीजिए एक्स्ट्रा आपके क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए थैंक यू।